नमस्कार, मैं अंजनी कुमार सिंह। आज हम फिर हाजिर हैं इंडिया का मुकदमा लेकर, जहां बात होती है आपकी और आपके मुद्दों की। नमस्कार, मैं आपके साथ निदा अहमद। इंडिया के मुकदमे में बात होती है आम जनता की, यानी कि जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दूं कि आज एक और मुकदमा होगा, इंडिया के लोगों का मुकदमा होगा, इंडिया के लोगों के लिए मुकदमा होगा और इंडिया के लोगों की तरफ से मुकदमा होगा। तो आज कौन सा मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल आज बात होगी असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्हें लगता है कि धर्मनिरपेक्षता से मुस्लिमों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। मैं आज उन लोगों की आवाज बुलंद करूंगा जो ये मानते हैं कि ओवैसी के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। असल में जो कुछ भी उन्होंने कहा वो पूरी तरीके से संवैधानिक है। कोई बात नहीं अंजनी, आप भी हमारे साथ बनी रहिए, हमारी आवाम भी हमारे साथ बनी रहेगी और मेरी दलीलें भी सुनेगी और आपकी जरा भी सुनेगी। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका भी तारुफ मैं आप सभी से जल्द करवाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का इंडिया का मुकदमा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दिया है। तिरंगा यात्रा के नाम पर असदुद्दीन ओवैसी ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल खड़े किए हैं। समझ नहीं आता कि एक सांसद होकर वो देश की छवि धूमिल करने वाला बयान कैसे दे सकते हैं। मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूँ, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सुना आपने, भड़काऊ भाईजान क्या कह रहे हैं। जिस धर्मनिरपेक्ष देश की जनता ने उन्हें संसद तक पहुंचाया है, उसी देश में ओवैसी साहब को लगता है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। मुस्लिम वोट बैंक को और मजबूत करने के इरादे से असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान देश की सेकुलर छवि पर सवाल खड़े कर रहा है। सियासतदानों को सियासत करने की पूरी आजादी है, लेकिन वोटों की लड़ाई में देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को धूमिल करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं। ओवैसी के इस भड़काऊ बयान पर देश सवाल कर रहा है और इसी वजह से आज ये मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में। हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। तो इससे पहले कि मैं इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट पेश करूं, आइए मैं आप सभी से अपने मेहमान का परिचय करा देती हूं। मेरे पक्ष में मौजूद हैं अरविंद सिंह साहब, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि देश रत्न निगम, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद सर आपका। और मैं अपने मेहमान का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं अली हैदर नकवी साहब, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं। इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव, प्रवक्ता सीपीआई के, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, तो दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दो मेहमानों का इंतजार और अब वक्त हो चला है इंडिया के मुकदमे में आगे बढ़ने का, यानी इंडिया के मुकदमे की चार्जशीट का। और पहला आरोप आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट का पहला आरोप आपकी टीवी स्क्रीन पर, धर्मनिरपेक्षता के बहाने ओवैसी की मुस्लिमों को भड़काने की सियासत। चाहूंगी अरविंद साहब आप जवाब दीजिए, फिर अंजलि के मेहमान पर जाएंगे। देखिए, मैं कहूँगा कि ओवैसी साहब से और कुछ अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी हमेशा नफरत, हमेशा विभाजन और हमेशा सांप्रदायिकतावाद फैलाने का काम करती है। और ये आज से नहीं, तो थोड़ा मैं पीछे चलूं तो 1946 में जब इनकी पार्टी बनी थी, उस समय इनके पार्टी के संस्थापक काजिम रिजवी ने एक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन का उद्देश्य था पाकिस्तान बनने का साथ देना और हैदराबाद का पाकिस्तान में मिलाए जाने के लिए मूवमेंट चलाना। और जब पाकिस्तान बना तो काजिम तो पाकिस्तान भाग गया, लेकिन उस पार्टी के कमान को संभाला
असदुद्दीन ओवैसी के पिताश्री ने, और उस दिन से और आज तक इनकी पार्टी और ये हमेशा नफरत की भाषा, हमेशा तोड़ने वाली भाषा और हमेशा देश विरोधी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अरविंद जी, मेरी आपत्ति, अरविंद जी मेरा सवाल आपसे भी रहेगा, आप भी तो धर्म की बात करते हैं, आप भी तो हिंदुओं की बात करते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों के साथ छल हुआ है, तो क्या गलत कर रहे हैं वो? देखिए, हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, हम कभी सांप्रदायिकतावाद की बात नहीं करते हैं। और आपने धर्म शब्द का नाम लिया, धर्म किसी मजहब, पंथ और पूजा पद्धति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हिंदू धर्म की जब आप बात कर रहे हैं तो ये वे ऑफ लाइफ है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषित किया है। हम किसी मजहब की और किसी पूजा पद्धति के आधार पर इस देश में विभाजन पैदा करने का काम और विभेद पैदा करने का काम नहीं करते। ठीक है, अली हैदर साहब को ले आते हैं डिबेट में। अली हैदर साहब, आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी के दरअसल बयान पर क्यों बवाल मच रहा है। उन पर पहला आरोप था धर्मनिरपेक्षता के बहाने ओवैसी की मुस्लिमों को भड़काने की सियासत। वाकई में भड़का रहे हैं मुसलमानों को? देखिए, हकीकत ये है कि जब भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो लोग ये समझ रहे हैं कि सामने वाला भड़का रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि उसके हुकूक को माना जाए, तस्लीम किया जाए कि जो इसके हुकूक हैं उसको दिया जाए। ऐसा ना हो कि वो अपना हक मांगे और मांगने वाले को ये कहा जाए कि ये तो बागी हो गया, ये तो डकैत है, ये चोर है, ये अपराधी है। इस टाइप के अल्फाज इस्तेमाल करना कतई गलत है। ओवैसी साहब ने जो कहा वो अपनी जगह कुछ परसेंट तक सही भी है। अली हैदर नकवी साहब, कौन से हुकूक की बात आप कर रहे हैं? हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं, कौन सा हुकूक उन्हें नहीं मिल रहा है? आरक्षण कहाँ मिला अभी तक मुस्लिम्स को? हाँ। और आज तक मुसलमान, सबसे बड़ी मुसीबत मुसलमानों के साथ तो ये कि मुसलमानों को कोई अच्छा लीडर आज तक मिला ही नहीं। हाँ। जो भी आया उसने अपना वोट में अपनी राजनीति सीखी की और अपनी राजनीति कर आगे वो चला गया। लेकिन मुसलमानों को कोई सही प्लेटफॉर्म आज तक नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आज तक मुसलमान कभी समाजवादी के साथ खड़ा हो जाता है, तो कभी कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाता है, कभी बीजेपी के साथ खड़ा हो जाता है, कभी अन्य दल के साथ खड़ा हो जाता है। जिसकी वजह यह है कि आज तक उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, और प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वो आज तक एक नहीं हो पाए। और जितने मज़हब हैं, जितने चाहे कि हमारे सिख मज़हब के लोग हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। उनके यहाँ मनमोहन सिंह जैसा लीडर मौजूद है, आपके यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी में मायावती जैसी लीडर मौजूद है। आपने बात कही यहाँ पर अली हैदर साहब, आप खुद ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर मैं कुछ कहूंगी तो शायद फिर थोड़ा गलत हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। आपने कहा कि मनमोहन सिंह जैसा नेता उनके पास खड़ा है, आपके हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता भी तो आपके पास खड़ा है। क्यों मुसलमान एक नहीं हो पा रहा? क्यों मुसलमान एजुकेशन में इतना पिछड़ रहा है? क्यों मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या कर दिया सर? लेकिन देखिए निदा, देखिए ये तमाम सरकारें रही हैं जो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती रही। आज तक आपको लगता है कि आप लोग सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया? हमने पहले ये कहा कि आज तक इस्तेमाल किया गया मुसलमानों को, अपनी राजनीति से की, अपनी राजनीति चमकाई और उसके बाद चले गए। उसके बाद ना उनकी एजुकेशन पे काम किया। कौन इस्तेमाल कर रहा है मुसलमानों का? जो भी नेता, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, अदर कोई भी पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। आज तक किसी ने एजुकेशन के लिए मुसलमानों के लिए कोई काम किया हो तो बताएं आप, आरक्षण के लिए कोई काम किया हो तो बताएं आप, अगर अदर मूवमेंट के लिए कोई काम किया हो तो बताएं आप, कोई काम किया हो तो बताएं आप। देखिए अरविंद काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। मुसलमान कल भी बेसहारा था, आज भी बेसहारा खड़ा है। अगर उन्होंने अपने हक की बात की, अगर उन्होंने अपने हक की बात की अरविंद जी, तमाम 70 सालों में तमाम सरकारें रही, मुसलमान आज भी देखिए सबसे अशिक्षित है और उसको रोजगार नहीं मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? अब वो कह रहे हैं कि भाई ये धर्मनिरपेक्षता जो थी उनके लिए घातक थी। देखिए, मैं इसका जवाब दे देता हूं। पहले तो नकवी साहब ने एक बात कहा और आरोप लगाया कि जब भी कोई हक की मांग की जाती है तो बेवजह आरोप लगाए जाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। नकवी साहब, जब मैंने उदाहरण दिया कासिम रजवी का, तो इतिहास की सच्चाई है कि 1946 से लेकर 1948 तक हैदराबाद में आंदोलन चलाया गया, जिसमें ओवैसी साहब के पिताजी भी शामिल थे और कासिम रिजवी भी शामिल था, जो बाद में छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। उस दिन से लेकर आज तक ओवैसी हमेशा तोड़ने की भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते रहते हैं, नफरत फैलाने की भाषा बोलते रहते हैं। अब दूसरी बात जवाब देने, बीजेपी और ओवैसी क्या है? आपने जब प्रश्न पूछा तो जवाब देने दीजिए। जब ओवैसी कह रहे हैं कि भारत में उनको न्याय नहीं मिला है, तो बनता है उत्तर की मैं कहूंगा, मित्र आप तो पाकिस्तान के पक्ष में थे, आप और आपकी पार्टी और आपका परिवार, तो आप तो स्वतंत्र थे, आपको किसने जबरदस्ती रोका यहाँ? और दूसरी बात, पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे 16%, 18%,
पाकिस्तान की स्थिति जाके देख लीजिए, वहाँ हिंदू और सिख 1 और 2% बचे हैं। और मैं गर्व से कहूँगा कि हमारे भारत देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान कहीं खुशहाल है तो भारत में खुशहाल है। ये भारत की तारीफ है, इस बात को रखना चाहता हूँ। लेकिन ओवैसी साहब को इससे संतोष नहीं है, वो भड़काना चाहते हैं मुसलमानों को और भड़काकर अपनी वोट बैंक की नहीं, राजनीति सत्ता में करना आप भी चाहते हैं, शिक्षा और रोजगार में उनको कितना आरक्षण दिया, कितने % मुसलमानों को आपने नौकरी दी? ये बहुत जायज प्रश्न है। हाँ। देखिए, शिक्षा को कभी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालय बनाती है तो केवल हिंदुओं के लिए नहीं बनाती है। जब भारतीय जनता पार्टी कोई महाविद्यालय बनाती है तो केवल हिंदुओं के लिए नहीं बनाती है। जब हम कोई मेडिकल कॉलेज का काम करते हैं तो हिंदुओं के लिए नहीं करते हैं। आपके नेताओं का, ओवैसी का और मुस्लिम नेताओं का भी धर्म है कि वो अपने समाज को भी कहें कि वो जो इनके मदद से चलते हैं उस सोच से ऊपर उठकर वो चलाएं। ठीक है, उससे ऊपर उठकर शिक्षा दीक्षा में ध्यान दें। हम तो इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, उसमें सबका स्वागत है। वो हिंदू के लिए नहीं है, वो केवल सिख के लिए नहीं है, वो केवल ईसाई के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको लाना चाहूंगी अली हैदर नकवी साहब, एक चीज मेरी समझ में ये नहीं आ रही, कौन से हक की बात आप कह रहे हैं, कौन से हुकूक की बात आप कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी बात साहब की हम जिक्र कर लेते हैं। मानती हूँ मैं, जो आप बात कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है आज इस देश में सिर्फ एक वोट बैंक तक ही सीमित रह गया है, उसके अलावा उससे किसी को कुछ नहीं चाहिए, ये हकीकत है और ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जो ये कई आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें हुकूक नहीं मिले, वो कौन से हुकूक की बात कर रहे हैं? खुद संसद तक वो पहुंचे हुए हैं, उन्हें वहां तक बैठाया गया है, बिना कुछ मिले बैठ गए वो वहां पर। देखिए, वो उनकी राजनीति में उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। मतलब नहीं मानेंगे ना इस बात को, मानेंगे ना कि खुद आप सब कुछ ले रहे हो, अपनी मलाई काट रहे हो, लेकिन मुसलमानों को भड़का रहे हो। बताइए, एजुकेशन में रिजर्वेशन कितने % मिला, कितने % आपने जॉब वगैरह प्रोवाइड की मुस्लिम्स को, कितने % लोग आर्मी में है, कितने % इसका मैं कितने % दिल्ली पुलिस में है? मेरे मेहमान इसका जवाब देंगे। मैं जवाब देना चाहूंगा। भारत के संविधान ने सामाजिक न्याय के आधार पे आरक्षण की व्यवस्था की है। मौलाना साहब नकवी जी, आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा और ये बहुत जेन्युइन सवाल है। आप कहते हैं कि हमारे समाज में, यानी आपके मुस्लिम समाज में जातिवाद नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, यानी सामाजिक विषमता नहीं है। तो जो आरक्षण भारत के संविधान के तहत दिया जाता है वो सामाजिक विषमता के नाते दिया जाता है। किसी के हिंदू होने के नाते, किसी के ईसाई होने के नाते, किसी के सिख होने के नाते नहीं दिया जाता है। और आपसे मैं एक और सलाह दूंगा कि किसी को आरक्षण चाहिए तो आप कहिए कि इस वर्ग के व्यक्ति को आरक्षण चाहिए, उसको हिंदू से, उसको मुसलमान से, उसको सिख से मत जोड़िए। जब किसी धर्म से जोड़कर आप आरक्षण मांगते हैं तो वही गलत हो जाती है, वही विभेद पैदा होने लगता है। तो बहुजन समाज को आरक्षण मिला हुआ है, वो किस मुद्दे पर मिला हुआ है सर, ये और बता दीजिए। ये आप अगर किसी ये बहुत जेन्युइन सवाल है। मौलाना साहब बहुत समझदार व्यक्ति है और ये दूसरों को भी समझाते हैं अपने समाज में। भारत का संविधान ये कहता है कि सामाजिक न्याय के आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। आपका इस्लाम धर्म कहता है कि हमारे समाज में ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, सभी बराबर हैं। तो या तो आप मानिए कि आपके वहाँ सामाजिक न्याय नहीं है, देन आप आरक्षण के हकदार हैं, या आप यदि कहते हैं कि सामाजिक न्याय है तो फिर सामाजिक न्याय के तहत जो आरक्षण मिल रहा है उसके लिए आप हकदार नहीं है। हाँ, आर्थिक आधार नहीं, अंजलि जी उसी बात पे आता हूँ, उसी बात पे मैं आता हूँ। आर्थिक आधार पे सभी दावा करते हैं। हिंदू समाज के भी जो ऊंची जातियां हैं और अभी आरक्षण की व्यवस्था भी हुई है, ये हुआ है आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो एक रास्ता आपके पास बचता है, आप कह सकते हैं कि ये वर्ग जो है आर्थिक, या कोई भी वर्ग की बात नहीं है, जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो उसको ऊपर उठाने की व्यवस्था हो, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता। और जो भी आपके पास प्रूफ है, जो भी हुकूक है और जो हमारा संविधान कहता है उसको सामने रख कर लड़िए आप। लेकिन लड़ने के लिए जिगरा चाहिए होता है और जिगरा उनके पास होता है जो मैदान में उतरते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ बंद कमरे में राजनीति करते हैं और जब मंच पे आते हैं तो उनका एक ही एजेंडा सेट होता है कि कैसे भी कोई एक बात मुंह से ऐसी निकले जिससे मुसलमान भड़के। और ये तमाम वो मुद्दे हैं जो वो उठा रहे हैं, जिसका अभी सीधा सीधा चुनाव को जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तब ओवैसी साहब को मुसलमानों की याद आती है। उन्हें याद आ जाता है कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा हूं और वो फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जाते हैं। आरोप नंबर
2 की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर, उसके बाद में डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया के मुकदमे में आरोप नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर देश की छवि धूमिल करने की साजिश उनकी। मौलाना साहब आपसे चाहूंगी जवाब दीजिए। देखिए, मैं इस बात को नहीं मान सकता। अगर उनकी ये सोच है तो गलत है, बिल्कुल, क्योंकि देश को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि देश मजबूत होगा तभी हम मजबूत रहेंगे, हमारी आर्मी मजबूत रहेगी, हमारा मुल्क मजबूत रहेगा। जो उन्होंने बयान दिया, उनके बयान को लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। वो गलत तरीके से क्योंकि उन्होंने ये कहा है उनका कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को ठगा गया है। वो उनकी बात गलत तरीके से ले ली गई। वो उनका मकसद ये नहीं था। मकसद उनके पीछे ये था कि भाई देखिए, हमारे जो हुकूक है, मुसलमानों के जो हुकूक हैं, वो उनको दिए जाएं। और जहां तक हमारे हुकूक का सवाल जब भी उठता है, लोग ये उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं, ये देशद्रोही होगा, इन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए, नहीं ये करना। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ, कौन सा हुकूक, कौन सा हक खुद असदुद्दीन ओवैसी को इस हिंदुस्तान में नहीं मिल रहा है? हमें असदुद्दीन ओवैसी के हक की बात नहीं करनी, हमें तो उस गली में पड़े हुए इंसान की बात करनी है, जो मुसलमान गली में पड़ा हुआ, जिसे एजुकेशन नहीं मिल रही, जिसे रोजगार नहीं मिल रहा है। ओवैसी ये सवाल उठाते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को ठगा गया, तो वही चीज तो बीजेपी वाले भी करते हैं। बीजेपी भी हिंदू हिंदू करती है, और आखिर में और जब चुनाव का वक्त आता है तो आप ओवैसी कह रहे हैं कि आप मुसलमान की बात करते हैं। आप भी तो चुनाव के वक्त पे हिंदू हिंदू कर रहे हैं। अगर वो अपने हिंदुओं की, मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं और वाजिब आवाज उठा रहे हैं, तो क्यों आप जो उनके बयान को तोड़ मोड़ के ले रहे हैं? देखिए, क्यों कह रहे हैं कि आप देश की इमेज को धूमिल कर रहे हैं? इसका जवाब मैं 2 बिंदुओं में दूंगा। दीजिए। एक तो पहला बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म, मजहब, पंथ के आधार पे कभी राजनीति नहीं करती है। और जब हिंदू धर्म की हम बात करते हैं तो हम उस संदर्भ में करते हैं जिस संदर्भ में उसकी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है। अब मैं ये बेसिक प्रश्न ये है कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ है? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हर भारतीय के साथ न्याय होना चाहिए? कोई भी भारतीय पीछे नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो। जिस दिन आप उसको धर्म से जोड़कर मांग करते हैं, उसी दिन आप विभेद पैदा कर देते हैं। उसी दिन आप विभेद पैदा कर देते हैं। धर्म की राजनीति आप लोग करते हैं और दूसरे को आप रोक रहे हैं। नहीं, हम क्या राजनीति करते हैं? हम जब सड़कें बनवाते हैं, हम जब सड़कें बनवाते हैं, एक मिनट आप बोलिएगा, या तो मैं चुप हो जाऊं, आप बोलिएगा। मैं मथुरा की बात कर रहा है। जी जी जी, देखिए, जब हम सड़कें बनवाते हैं तो उसमें तो ऐसा तो नहीं है हिंदू चलेगा मुस्लिम नहीं चलेगा। जब हम सबको बिजली दे रहे हैं तो सबके लिए दे रहे हैं, वो हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है, सबके लिए है। जब हम कॉलेज की व्यवस्था कर रहे हैं तो सबके लिए कर रहे हैं। हम तो हिंदू और मुसलमान के आधार पे, भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी समग्रता के आधार पर सोचती है, और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि सबका साथ और सबका विकास, भारत के हर नागरिक के साथ न्याय होना चाहिए, और इस देश के हर नागरिक का उत्थान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पंथ का हो। 2 मेहमान और जुड़ गए हमारे साथ, चाहूंगी कि जल्दी से उन्हें स्क्रीन पर ले आइए। 2 मेहमानों का तारुफ मैं आप सभी से जल्दी से करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त देश रत्न निगम राजनीतिक विश्लेषज्ञ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ बलीग नोमानी साहब भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी देश रत्न साहब। निगम सर, जरा एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते समझाइए आप कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो एक बात कही है, क्या ये वाकई में भड़काने वाला बयान उसे समझा जाए? क्योंकि वो एक खुद सांसद है, और ऐसे सांसद होकर वो कैसे देश की छवि धूमिल करने वाला बयान दे सकते हैं? देखिए, इनके इस वक्तव्य को बड़ा सोची समझी राजनीति मानिए, और जो बड़ी चतुरता से ये कह गए हैं कि धर्म के नाम पर हमको वोट मिलना चाहिए। एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता में सारे सब बराबर हैं, उसमें धर्म के आधार पर ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई स्कीम है, ना कोई वोटिंग राइट है। लेकिन अगर आप राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता की जब बात करते हैं, कहते हैं इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, तो साफ कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? आपके कुछ पॉलिटिकल राइट्स हैं, जिसमें वोटिंग राइट्स भी हैं। तो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म में मत पढ़िए, मतलब धर्मनिरपेक्षता वोटिंग में मत लाइए, आप धर्म के आधार पर वोट मांगिए। तो ये बड़ा चतुर तरीके से, बहुत ही चालाक तरीके से इन्होंने अपने शब्दों के जाल में एक मैसेज देने की कोशिश करी है, वरना इलेक्शन कमीशन पाबंदी लगा देगा। अगर धर्म के नाम पे आप वोट मांगेंगे तो घुमा फिरा के इन्होंने एक ये बात बोली है, एक फिरकी डाल दी है आपके लिए। दूसरा ये कहना कि मुसलमानों को हक नहीं मिलते, देखिए जिसने भी संविधान का अनुच्छेद 25 से लेके 30 तक पढ़े हैं, उनको ये मालूम होगा कि मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। वो अपने स्कूल चला सकते हैं, वो अपने मस्जिदों को कंट्रोल कर सकते हैं,
और सरकारें उनको आर्थिक मदद धर्म के आधार पर देती हैं। निगम जी, हिंदुओं को उन्होंने नहीं सवाल देती। उठाया, एक मिनट, निगम जी सवाल आपसे रहेगा। जो उन्होंने सवाल किया है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को ठगा गया है, 70 साल में आज भी सबसे अशिक्षित मुसलमान है, आज भी सबसे कम नौकरी मुसलमानों के पास है, यानी सिर्फ उनको इस्तेमाल किया गया है, यही तो वो कह रहे हैं। देखिए, तुष्टीकरण तो हमारे यहाँ 70 साल में बहुत सारी पार्टियों ने किया है, हाँ। लेकिन इसमें कहीं न कहीं मुस्लिम समाज को अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि उनके बच्चे मदरसों की बजाय अच्छे स्कूलों, मॉडर्न स्कूल में क्यों नहीं जाते, शिक्षा वहाँ कम क्यों है, उनके लिए भी खुले हुए हैं वो दरवाजे। लेकिन मदरसे बढ़ते गए, मदरसों की लाखों की संख्या हिंदुस्तान में होती गई, लेकिन वहाँ पर वही रूढ़िवादी मलिक नोमानी साहब आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। मलिक नोमानी साहब आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। मलिक नोमानी साहब, इस्तकबाल है आपका इंडिया के मुकदमे में। सर, सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, उसके बाद फिर मैं आपसे आकर खास चर्चा करेंगे। एक छोटा से बस सवाल का जवाब कि असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से आप सहमत हैं कि नहीं? देखिए, आप लोग जिस तरह से तोड़ मरोड़ के उसे बयान को पेश करने चल रहे हैं, मुझे इस पे ऑब्जेक्शन। हाँ। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मैं उस सेक्युलरिज्म के साथ हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, बात उसकी क्यों नहीं की? वो कह रहे हैं मैं पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म के खिलाफ हूँ जो सिर्फ इफ्तार तक ही महदूद रह जाता है, लेकिन जब हमारे मुद्दे आते हैं तो सबको साथ सुन जाता है। तो अगर इसमें अगर आपको बात गलत हो रही है तो मुझे आप बताइए, क्या ये इतना नहीं है इस मुल्क में कि जब भी मुस्लिम रिलेटेड कोई बात होती है वो सिर्फ एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, लेकिन जब आपको वोट चाहिए होता है तो आप टोपी लगाकर रुमाल डाल के पब्लिक में पहुंच जाते हैं कि हम आपके रहनुमा हैं। तो अगर इसमें अगर उन्होंने कुछ गलत बात कही है तो आप मुझे बताइए। सर, सवाल तो इसलिए उठाया ना कि असदुद्दीन ओवैसी भी तो वही सब कर रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इससे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी को कभी याद नहीं आती मुसलमानों की। सर, सवाल इसलिए तो उठ रहा है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी वही कर रहे हैं जो बाकी और राजनेता कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब में और बाकी लोगों में फर्क क्या रह गया? एक छोटे से ब्रेक के लिए सर रुकना होगा। इंडिया के मुकदमे में सर बिल्कुल आगे और भी आरोप है, उनका जवाब आपसे लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप सारे मेहमान बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। इंडिया का मुकदमा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज मुकदमा ओवैसी पे चल रहा। ओवैसी ने अपनी एक बात रखी है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को ठगा गया है। अब उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उनके बयान के गलत मतलब निकाले जा रहे हैं। ओवैसी ने जो कुछ भी कहा उसमें देश की नहीं राजनीतिक दलों की धर्मनिरपेक्षता पर उन्होंने सवाल उठाया है। असदुद्दीन ओवैसी एक जिम्मेदार नेता है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी बखूबी है। उनके जिस बयान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को धुतकारो। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, ये किसी से छुपा नहीं है। बावजूद इसके कोई सवाल न उठाए तो क्या करें? ओवैसी मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करते हैं। अगर वो उनके हक की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल, अगर उन्होंने ये बात कही है कि जो राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता है उससे मुसलमानों को नुकसान है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। निगम जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आप ये कह रहे हैं कि भाई वो धार्मिक भावना भड़का रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता से मुसलमानों को नुकसान हुआ है, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया गया। अगर ये बात वो तर्क दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेक्युलरिज्म है क्या। संविधान में सेक्युलरिज्म जो बात करता है उसमें पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता की बात कही सर। नहीं, देखिए, इस्तेमाल किया गया है। सुन लीजिए आराम से। देखिए, कहीं पे भी कोई चीज परिभाषित नहीं की गई है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता क्या है। सिर्फ धर्मनिरपेक्षता परिभाषित की गई है जो हमारे संविधान में है
जिसमें कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता और राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ये जो और उसमें पॉलिटिकल राइट्स भी हैं, अधिकार भी हैं, राजनीतिक अधिकार भी उस सेक्युलरिज्म में दिए हुए हैं। अगर वो पॉलिटिकल राइट्स को आप ये बोलेंगे पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म में कन्वर्ट करेंगे और ये कहेंगे कि पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म में फंसना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब आप एक धर्म विशेष से धर्म के आधार पर कह रहे हैं कि उस पर वोट मांगिए आप। तो ये, और वो कह रहे हैं इसमें फंसना नहीं चाहिए, तो वो एक बहुत चतुर तरीके से इसको घुमा रहे हैं। तो बड़ा साफ है, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही सेक्युलरिज्म है जो संविधान का है, दो सेक्युलरिज्म अगर नहीं वो अपने है। आप को मुसलमानों का नेता मानते हैं सर, अब वो जागरूक कर रहे हैं कि भाई आपको धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ ठगा गया है और उनको जागरूक कर रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं वो? देखिए, जागरूकता में कोई परेशानी नहीं है, और जो हमारा समाज है, भारतीय समाज है, उसका जो अभिन्न अंग मुसलमान अपने आप को मानते हैं, जागरूकता उनके अंदर से आनी चाहिए। वो क्यों अपने बच्चों को मदरसों में ही सिर्फ भेजते हैं? ये पॉलिटिकल लीडर मौलवी जो आपके तबलीगी जमाती हैं, जिसपे सऊदी अरेबिया में प्रतिबंध लगा हुआ है, उनको आतंकवाद का द्वार माना जाता है, उनसे क्यों अपने आप को जोड़ते हैं? उनसे अलग करिए, मुख्य धारा में आइए, मुख्य धारा में आप लोग आइए। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको ले आते हैं और नुमानी साहब को भी जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। विवेक श्रीवास्तव सर, दरअसल आज का जो मुद्दा है, क्योंकि आप अभी जुड़े हैं इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज का जो हमारा मुकदमा है वो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि मुसलमानों को भड़काने वाला बयान उन्होंने दिया है। आपने सुना होगा बयान, सबसे पहले इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया। देखिए, पहली चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि ओवैसी साहब तो भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है। जब अलग से आप एक मुसलमानों की पार्टी बनाते हैं, कहते हैं आपकी इस बात पर सब मुस्कुरा पड़े सर। मेरे तो हिसाब से ये बीजेपी की बी टीम ही है, जहाँ पहुँचता है बीजेपी को फायदा होता है। तो मुसलमानों को पोलराइज करते हैं अपनी तरफ, सेक्युलर वोट बढ़ जाता है। हम लोग यहाँ पे मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए लड़ते हैं, दलितों के लिए लड़ते हैं, लेकिन जाकर के ये लोग वोटों को बांटते हैं। और जैसे बिहार के अंदर आपने देखा कि सेक्युलर सरकार बनते बनते रह गई, कुछ तो नीतीश साहब ने गड़बड़ियां करी और कुछ ओवैसी साहब का भी वहाँ पे उसी धर्मनिरपेक्ष सरकार पर तो वो सवाल उठा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति है, उसी से मुसलमानों को ठगा गया, यही तो वो जागरूक कर रहे हैं। जागरूक नहीं कर रहे हैं सर, उनको जागरूक करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों पे कॉपीराइट नहीं है और मुसलमानों के ठेकेदार ना बने। नेशनल पार्टीज हैं इस देश के अंदर, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हमारे यहाँ पे सीपीआई के जो फाउंडर थे, उनका नाम था मौलाना हजरत मोहानी, और हजरत मोहानी ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद, जिसको आज भी देश में हम लोग थोड़ा ऑडियो ऑफ कर दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी का, थोड़ा ऑडियो। जी हाँ, तो जब इस देश में हजरत मोहानी हमारे फाउंडर थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद, जिसको हम फॉलो करते हैं। जब देश का विभाजन हो गया तो कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान बनी, जिसके अंदर वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज की रक्षा के लिए वहाँ के लोग लड़े। तो ये बांटना हिंदू में और मुसलमान में ये गलत है। आप मुसलमानों को एक तरफा करेंगे, उधर हिंदुओं को बीजेपी और आरएसएस एक तरफा करेगी, वोट पोलराइज होगा, फायदा बीजेपी का होगा, मुसलमानों का घाटा होगा। ठीक है, बल्कि नुमानी सर से एक सवाल लेते हैं, फिर आएंगे सर आपके पास। नुमानी सर, क्या वाकई में इस तरीके की जब बयानबाजी होती है तो इससे नुकसान ही होता है और बल्कि फायदा कोई और पार्टी उठाकर ले जाती है? ये पहले तो मैं आपको करेक्ट, हमारे मित्र ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मैं आपको मुसलमानों का कहते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो कभी ये नहीं कहते कि मैं मुसलमानों का लीडर हूं, लेकिन आज की डेट में मुसलमान जरूर ये कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लीडर हैं। तो इसे आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, अभी एक महाशय ने बात की, आपने अंत में आपने धर्म के हिसाब से देश में पोलराइजेशन किया, जिसका बेनिफिट बीजेपी उठाएगी। आप मुसलमान पेशेंस रखिए ना। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव सर, सुन लीजिए नुमानी साहब को, सुन लीजिए जी नुमानी साहब। हमने कितनी मोहब्बत से, अखलाक से सुन रहे हैं आपको, जी सर, थोड़ा सा मुजाहिरा कीजिए जी, बोलिए। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि एक समुदाय की बात करने से ध्रुवीकरण हो जाता है, तो क्या वो समुदाय अपने आप को चुप करके एक साइड में बैठ जाए कि हमारा कोई रहनुमा आएगा, उसका दिल चाहेगा तो बात करेगा, अदरवाइज इलेक्शन टाइम में आके वो हमसे वोट लेकर जाएगा? ये करना चाहिए। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बात को आगे रखते हुए कि संविधान हमें क्या क्या देता है, सबसे पहले तो संविधान की बात करते हैं ना, वो संविधान जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उन्होंने मुसलमान की तो बात नहीं की, उन्होंने संविधान की बात की है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो मुसलमान की बात करें। संविधान में क्योंकि मुसलमान हैं, उसके हुकूक हैं, और अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनकी बात कर रहे हैं तो आप, तो उन सेक्युलर्स को क्यों प्रॉब्लम है?
ठीक है, सेक्युलरिज्म के नाम पे हमें बेवकूफ बनाते रहे। ठीक है, अरविंद सिंह जी इसका जवाब देंगे आपको। नुमानी सर बीजेपी से हैं, वो जवाब देना चाह रहे हैं। नुहानी साहब, ओवैसी जी और उनकी पार्टी स्वतंत्रता के पहले से एक ही राग अलाप रही है, वो राग है विभाजन का, विभेद करने वाला। और आपको आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं और भारत के संविधान और बाबा साहब का आप नाम ले रहे हैं, आपको पता होगा जब संविधान बना तो उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि संविधान के निर्माताओं ने आवश्यक नहीं शब्द समझा उस शब्द को रखना, क्योंकि भारत के डीएनए में सर्वधर्म समभाव है। सेकुलर शब्द आता कहाँ से है कि इमरजेंसी जब लगा तब कांग्रेस ने उस समय, जब इस देश के सैकड़ों सांसद जेलों के अंदर बंद थे, मुसलमानों को खुश करने के लिए सेकुलर शब्द संविधान में डाला, उस प्रियम्बल में डाला जिसकी कल्पना की गई थी कि संविधान का आत्मा है। बाबा साहब ने जिसकी कल्पना की थी और कहा था कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, उस संविधान के आत्मा में परिवर्तन करके सेकुलर शब्द डाला गया। और भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि 70 वर्षों में इस देश के राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अदर पार्टी हो या सीपीआई के हमारे मित्र बोल रहे थे, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, ये सब एक ही ईंट के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने मुसलमानों का उपयोग केवल और केवल वोट बैंक के लिए किया है। यही कारण है कि समाज का जितना समुचित विकास होना चाहिए उतना विकास अरविंद जी यही बात तो वैसे भी बोल रहे हैं। और एक लाइन और पूरा यही बात तो वैसे भी बोल रहे हैं। एक बात मित्र और पूरा करने यही बात तो वैसे बोल रहे हैं। एक बात और पूरा करने दीजिए यदि आपकी इजाजत हो। मेरे साथ मेरी वकील खड़ी है निदा अहमद, ये मुस्लिम समाज से आती हैं और सामने मौलाना साहब हैं। ओवैसी जी जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस सुन्नी विचारधारा और कट्टरपंथ का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो भाषा बोलते हैं और जिस तरह वो देश को ले जाना चाहते हैं, वो रास्ता जाता है भारत से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संस्कृति के तरफ। और वो कल्चर जब आएगी तो आपके स्टूडियो में कोई निदा अहमद अरविंद सिंह से प्रश्न करने की हिम्मत नहीं उठा पाएगी, क्योंकि जिस इस्लाम की आप बात करते हो वो इस्लाम महिलाओं को घरों में बंद कर देगी और केवल पुरुषों को अधिकार देगी। और एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ अब बड़े बड़े लोग हैं, मौलाना साहब भी हैं, क्या कारण है कि दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहां मुस्लिम समाज बहुलता में है और वो देश सेकुलर हो? भारत में हिंदू समाज बहुलता में है, इस देश को बांटा भी गया, इसमें बांग्लादेश भी बना, पाकिस्तान भी बना, अफगानिस्तान भी टूटा है, लेकिन आज यह देश सेकुलर है। वो लग रहा है कि जो ओवैसी साहब ने बात कही, उन्होंने मुसलमानों के हक की बात एक कही थी, क्या लग रहा है सिर्फ चुनाव के लेकर उनके ऊपर हमला किया जा रहा है? देखिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव मुद्दा करीब है, चुनाव करीब है, इसीलिए अब सारी चीजें अब जो भी अगर वो सही भी कहेंगे, मुसलमानों के हक की बात भी करेंगे तो ये लगेगा कि जी सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए वो बात कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि हक बात अलहक व मुर्रन, हक जो है कड़वा होता है, सच्ची बात कड़वी होती है, चाहे किसी भी समाज में हो, अगर सच बोलेंगे तो वो कड़वा लगेगा। अब उन्होंने सच बात कह दी है तो वो लोगों को तीखी लग रही है, परेशानी हो रही है उससे, जबकि परेशानी होनी नहीं चाहिए, उसका संविधान निकालना चाहिए। निदा जी एक मिनट, अगर वो कोई बात अपने हक मांग रहा है तो उसका संविधान निकालना चाहिए, उसका रास्ता निकालना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए, ना कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन और उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना चाहिए। देखिए अगर आपको किसी समस्या का चाहिए, सर मेरी बात से अगर इत्तेफाक रखते हो तो हामी जरूर भरिएगा। हल अगर किसी समस्या का आपको चाहिए तो हल क्या आपको जिस तरीके से आप रैली को जाएंगे, संबोधित करेंगे, भाषणबाजी करेंगे, वहां से मिलेगा, या फिर जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे हैं उस संविधान ने आपको हक दिया है कि आप आइए, आप आंदोलन कीजिए, अपने हक की मांग कीजिए। कभी आज तक असदुद्दीन ओवैसी को अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए आपने कहीं सड़क पर उतरते हुए देखा है सर? या फिर कभी आज तक आपने अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जो आपके मुसलमान बहन भाई, चाहे मैं शाहीन बाग को यहाँ बीच में लेकर आऊंगी, हालांकि मुद्दा नहीं है शाहीन बाग, लेकिन फिर भी लेकर आऊंगी, जिस वक्त कड़ाके की सर्दी में आपके मुसलमान भाई बहन वहां छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे थे सर, सर्दियों की रातों में वहां बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे, क्या असदुद्दीन साहब एक बार भी अपना कंबल, अपनी रजाई छोड़कर आके बैठे अपने मुसलमान भाई बहनों के बीच में? तो सर फिर क्यों ना कहें हम इसे राजनीति? देखिए मैंने अभी इब्तिदा में निदा जी मैंने एक बात कही कि हो सकता है कि उन्होंने उनका जहन कुछ और होगा, लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। आज मुस्लिम समाज जो सबसे पीछे है वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसके पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन से उसको पीछे पिछाड़ा गया। कुछ वजह ये है, अभी मैं हमारा एक साहब ने कहा कि
वो सिर्फ मदरसों में जाते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, जबकि मदरसा कोई भी हो, चाहे पाठशाला हो या मदरसा हो या यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी पढ़ाने वाला टीचर हो या मौलाना हो, वो अच्छी बातें पढ़ाता है, ना कि गलत बातें पढ़ाता है। रही बात ये कि अगर अच्छी मॉडर्न एजुकेशन चाहिए तो स्कूल और कॉलेज में जाना चाहिए। एजुकेशन के लिए हमें अच्छे सोर्सेज और उसमें अच्छी चीज़ें चाहिए। एजुकेशन के लिए हमें पैसा भी चाहिए। इस वक्त मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इसलिए कि ना उसके पास कारोबार है, कारोबार नहीं है इसीलिए पैसा नहीं है, बच्चे इसीलिए पढ़ते नहीं है, इसीलिए क्योंकि सबसे सस्ती चीज़ें मदरसे की पढ़ाई, वो मदरसे में चले जाते हैं। कम से कम दुनिया ना मिले, दीन मिल जाए, एक रास्ता तो ये है। अब इस वक्त जो है हमारी हुकूमत, हमारी जो राजनीति इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी हो रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस नेशनल चैनल से एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरी हिंदुस्तान के नागरिकों को और तमाम भाइयों को। हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि बात होनी चाहिए सबके लिए, सही बात, क्योंकि अगर हम सबके लिए बात करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे, हम पूरी दुनिया में गौरव के साथ सर उठा के जिएंगे। आज इस वक्त हमारे हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी घर का हो, किसी समाज का हो। अरविंद सर आपके पास, नुमानी सर को सुन लेते हो। जी नुमानी सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सड़क पे क्यों नहीं आते, तो कल मैं बता दूं आपको कि कल की जो तिरंगा यात्रा हुई थी वो मुस्लिम आरक्षण को लेकर हुई थी। दूसरी बात, आपने बात की शाहीन बाग की, तो आपको ये भी मैं बता दूं कि शाहीन बाग में हमारे नेशनल स्पोक पर्सन जनाब आसिम वक्कार साहब पहुंचे थे, खुद अपने पठान साहब पहुंचे थे। तो ऐसा नहीं है कि हम शाहीन बाग में हम उसके साथ खड़े हुए नहीं थे। शहीदों में दाखिल हो जाना सुनी होगी मिसाल आपने सर? नहीं तो आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती थी कि आज ही चले जाते सारे काम छोड़कर? नहीं वो सर, सारे काम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इतना लंबा वो आंदोलन चला सर। हर दिन वो काम में इतना बिजी थी कि अपने ही मुसलमान भाई बहनों के पास आने का वक्त नहीं था उनके पास। नहीं, अब आप जो ये बात कह रही हैं, मैंने आपको जवाब दिया कि पार्टी के जो नेशनल टीम के स्पोक पर्सन हैं वो वहाँ पर गए, उन्होंने गई, तो आप ये मत कहिए कि शाहीन बाग में उनका कोई रोल नहीं था। दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे। चलिए विवेक जी को, विवेक जी जो बात पूरी करने दीजिए, हो रही है, आप बात पूरी नहीं करने देंगे तो कैसे चलेगा? एक मिनट करो, कीजिए सर, कीजिए। अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी कहती है, ये कहती है, वो कहती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी सिर्फ कहती है, और जब वक्त आता है उनसे पूछने का, ये कहा था आपने, तो वो ये भी कहती है कि ये तो मात्र जुमला था। तो आपकी बातों को कितना सीरियस लिया जाए जो आप बता रहे हैं हमें? दूसरी बात, क्या हम संविधान को छोड़ दें? अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं। जवाब मैं ये देता हूं कि मुसलमानों की स्थिति 70 वर्ष बाद भी खराब इसलिए हुई है, केवल इसलिए कि वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल हुआ है, और इसलिए हुई है कि ये जो प्रवक्ता बोल रहे थे मुसलमानों के तरफ से, इनके जैसे और असदुद्दीन ओवैसी जैसे रहनुमा है मुसलमानों के, जो उनको सिखाते हैं कि तुम स्कूलों में पढ़ने मत जाओ, तुम केवल मदरसे में जाओ। हम एक मिनट बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला। थोड़ा तहजीब और थोड़ा तमीज से बात करते हैं। थोड़ा तो देखिए, यहाँ डिबेट बहुत सलीके से हो रहा था। आपने जब बोला तो मैंने नहीं बोला। तो जब तक आप लोगों जैसे रहनुमा रहेंगे जो मुसलमानों को इस समाज से अलग देखेंगे, तब तक उनकी स्थिति ऐसे ही रहेगी। और मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, इस देश में अल्पसंख्यक कौन है? जैन समुदाय कितना % है इस देश में? 1 या 2% है। आज उनकी शिक्षा की स्थिति देखिए, उनकी व्यवसाय की स्थिति देखिए। इस देश में पारसियों की कितनी संख्या है? शायद 1% भी नहीं होगी, लेकिन वो राष्ट्र निर्माण में आगे लगे हुए हैं। चलिए, लेकिन मुसलमान इस देश में 20% है, और फिर भी आप रोना रोते हो कि हम अल्पसंख्यक हैं और हमारा विकास नहीं हो रहा है। विवेक जी इस मुकदमे में आपको लाते हैं। आप ये कह रहे थे कि ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं। हम यहाँ देखते हैं, एक राजनीतिक दल कहता है कि हम ओबीसीओ के रहनुमा हैं, एक कहते हैं हम एससी के रहनुमा हैं, एक कहते हैं हम सवर्णों के रहनुमा हैं। अगर वो मुसलमानों की बात करते हैं, उनके हक की बात उठाते हैं, तो इसमें क्या बुरा है? अगर कांग्रेस के राज में कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को पहला हक मिलेगा, आपने उनको वादा करके कितना विकास किया? नहीं, आप सुने, आप मेरी बात को सुनिए। आप सबसे पहली चीज है कि 1947 के बाद जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए और हिंदू मेजॉरिटी के साथ रहने के लिए एग्री कर गए, वो एक सेकुलर इंडिया में कंफर्टेबल थे, यहाँ मानना पड़ेगा। और उनका एक कंट्रीब्यूशन है इस देश की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में। दूसरी बात, आपको ये माननी पड़ेगी, ये कन्वर्जन का जो इशू आ जाता है कि हमारे देश का जो मुसलमान है
वो और हम एक ही रेस हैं, एक ही नस्ल है। वो कन्वर्ट हुए क्योंकि मेजॉरिटी दलित थे। जब अत्याचार अपर कास्ट का बढ़ गया था, इस्लाम इस मुल्क में आया, तो एक मेजर कन्वर्जन हुआ। लेकिन कन्वर्जन के बाद भी इकोनॉमिक स्थिति उतनी इंप्रूव नहीं हो पाई। तो उसका ये रीजन नहीं है कि 70 साल में क्या हो विवेक जी, गया। अगर मुसलमान हिंदुस्तान की राजनीति में अगर बराबरी का हक मांगते हैं तो क्या दिक्कत है? कितने मुसलमानों को आपने आज हक दिया है? देखिए ऐसा है, हाँ। अगर इस समाज के अंदर हिंदू का हक मांगेगा, हाँ। और मुसलमान का हक मांगेगा, हाँ। तो हिंदुस्तान कभी प्रगति नहीं करेगा। हाँ। हिंदुस्तान तब प्रगति करेगा जब 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, तो लेफ्ट के नेता हमारे जैसे सामने आए। हम आज भी मीडिया पे कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के अक्यूज को पकड़ करके जेल में डालिए। किसने तोड़ी बाबरी मस्जिद? ये है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में आप हिंदू वर्सेस मुसलमान को बांटेंगे कि हिंदू नेता हिंदू की बात करेगा और मुसलमान नेता मुसलमान की करेगा। राजनीति असल तो शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, देखिए अब तो ये बात होने लगी है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी। ठीक है, इस मुकदमे में एक और बयान आपको सुनवाते हैं। ओवैसी के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता दुजेंद्र त्रिपाठी ने उन्हें बीजेपी की लाइनवार नेता बता दिया। देखिए, जहाँ तक धर्मनिरपेक्षता की बात है तो ओवैसी भी वही भाषा बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता को लेकर के बोलती रहती है, कहती रहती है। इन लोगों के धर्मनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है, उसके क्या मायने हैं, ये वही लोग बता सकते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता हमारे मूल में है, हमारे संविधान में है। उसको पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो हमें लगता है कि वो अपने संविधान के प्रति उसका कोई विश्वास नहीं है और देश के गंगा जमुनी तहजीब को वो नहीं समझता। तो ओवैसी ने धर्मनिरपेक्षता की वजह से मुस्लिमों को कुछ नहीं मिलने का आरोप लगाया है, लेकिन उन्हीं के समाज के नेता उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को एक प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर मुसलमानों के अंदर अगर एक अच्छी शिक्षा है और वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हर तरीके से और उसके अंदर काबिलियत है, तो ऑटोमेटिक अपने आप वो एक जगह बना लेंगे। देश के जिस पद पे अगर मुसलमान चाहेगा, अगर उसके अंदर काबिलियत हो, तो देश के किसी भी पद पे जा सकता है। इसमें ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि नहीं मुसलमानों के लिए एक अलग से एक कोई इस तरह कोई संगठन तैयार किया जाए या मुसलमान का कोई एक बड़ा लीडर हो। अगर इंसान के अंदर इंसानियत है, कोई भी इंसान अगर अच्छा काम करता है तो दुनिया उसकी पूजा करने को तैयार है। बिल्कुल, तो अपने हक हुकूक की लड़ाई आप बेशक लड़िए, लेकिन जो संविधान जिस चीज़ की इजाज़त देता है उसी के जरिए लड़िए। ऐसा नहीं कि आप तो सब कुछ, सारे फायदे सब कुछ ले रहे हैं। इसी देश में होकर के आप संसद तक बैठे हैं, आपका ओहदा बहुत ऊंचा है और आप ऐसे वक्त में ये कहें कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो ये नाइंसाफ़ी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे इस डिबेट में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अली हैदर साहब, अरविंद सिंह साहब और निगम साहब और विवेक श्रीवास्तव साहब, और साथ ही नुमानी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया के मुकदमे में आने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। तो हमने जो आज मुद्दा उठाया उस पर पूरी तहकीकात के फैक्ट जुटाए और दोनों पक्ष के समर्थकों को खुलकर बोलने का वक्त दिया। इस पूरे मुकदमे में कहीं भी बिना किसी मजबूत आधार के कोई बात नहीं की गई, ना तो हमने किसी को बेवजह आरोपों में घेरा और ना ही किसी को आरोपों से मुक्त किया। लेकिन फाइनल फैसला आपको यानी हमारे दर्शकों को करना है। जनता जनार्दन है और आज के मुकदमे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ जिसका आपसे सीधा होगा सरोकार। अपनी राय हमें आप फेसबुक, ट्विटर के जरिए भेज सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।